नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की तरफ। भारत और यूएई ने अपनी व्यापारिक रणनीति साझेदारी को और मजबूती बनाने और आपसी फायदे का नया रोड मैप बनाया है। और वहीं पीएम मोदी और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच हुई वर्चुअल बैठक में दोनों मुल्कों ने जहां व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते समेत अनेक करारनामों पर दस्तखत किए और वहीं साझा विजन दस्तावेज भी जारी किया है। और वहीं भारत और यूएई के बीच भविष्य की साझेदारी का खाका तय करता विजन दस्तावेज बीते कुछ सालों में भारत और यूएई के बीच बड़ी करीबी का नया सबूत है। और वहीं आइए आपको बताते हैं कि आखिर इस विजन दस्तावेज की मुख्य बातें क्या हैं। रक्षा और सुरक्षा, दोनों देश समुदाय सुरक्षा के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाएंगे और हर तरह के आतंकवाद और चरमपंथ के खिलाफ क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग भी करेंगे। और वहीं दूसरा आर्थिक सहयोग भी है। भारत और यूएई के बीच हुआ व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय कारोबार को $60 अरब से बढ़ाकर अगले 5 सालों में $100 अरब तक बढ़ा देगा। और वहीं तीसरा ऊर्जा सहयोग, भारत के तेल आयात का करीब 1/3 हिस्सा सप्लाई करने वाला यूएई किफायती दामों और आबाद आपूर्ति बनाए रखने में मदद भी करेगा और साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था की ऊर्जा जरूरतों को भी पूरा करने के लिए नए संसाधनों के विकास पर भी दोनों देश सहयोग करेंगे। और वहीं जलवायु परिवर्तन और गैर पारंपरिक संसाधन, दोनों देश मिलकर हाइड्रोजन टास्क फोर्स बनाएंगे और ईंधन के लिए हरित हाइड्रोजन का उत्पादन भी बनाया जाएगा। और वहीं इसके अलावा नई तकनीकी, दोनों देश मिलकर अत्यावश्यक भुगतान तकनीकियों पर सहयोग बढ़ाएंगे और साथ ही एक दूसरे के स्टार्टअप को प्रोत्साहित भी करेंगे। और वहीं शिक्षा सहयोग भी करेंगे। और वहीं आपको बता दें कि भारत की मदद से यूएई में एक आईआईटी की स्थापना की जाएगी। और इसके अलावा कौशल सहयोग, भारत और यूएई कौशल विकास के क्षेत्र में भी हाथ मिलाएंगे ताकि बाजार की बदलती ज़रूरतों और भविष्य के कामकाज के लिहाज से मानव संसाधन विकसित हो सके। और इसके अलावा खाद्य सुरक्षा, दोनों देश खाद्यान्न उत्पादन और आपूर्ति में सहयोग करेंगे और इसमें खेतों से लेकर बंदरगाह और यूएई के बाजारों तक मजबूत श्रृंखला विकसित की जाएगी। और वहीं स्वास्थ्य सुरक्षा में भी अपना सहयोग देंगे। भारत और यूएई ने टीकों पर शोध, उत्पादन और भरोसेमंद सप्लाई चेन पर मिलकर काम करने का फैसला किया है और इसके लिए यूएई निवेश भी करेगा। और वहीं सांस्कृतिक सहयोग, भारत और यूएई के बीच सांस्कृतिक परियोजनाओं, प्रदर्शनियों और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर भी जोर दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने यूपी चुनाव को लेकर एक बयान दिया है और केंद्रीय मंत्री ने अपने बयान में सपा प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस को निशाने पर लिया। और गिरिराज सिंह अखिलेश यादव द्वारा जिन्ना से पटेल की तुलना करने को उन्होंने दुर्भाग्य बताते हुए तुष्टीकरण की राजनीति बताया। और वहीं केंद्रीय मंत्री और बिहार के बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह फिर से अपने बयानों को लेकर चर्चा में और उन्होंने इस बार अखिलेश यादव और कांग्रेस को अपने निशाने पर लिया। और उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य है कि तुष्टीकरण की राजनीति के द्वारा एक वर्ग के वोट लेने के लिए अखिलेश यादव जिन्ना की तुलना पटेल से करते हैं और कांग्रेस अकबर की तुलना महाराणा प्रताप से करती है। देश को अपमानित करने का काम कांग्रेस कर रही है और ये वोट के लिए देश को बेच देंगे। और इससे पहले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सीएम चन्नी द्वारा बिहार और यूपी के लोगों पर की गई टिप्पणी की भी कड़ी आलोचना की थी। तब उन्होंने कहा था कि सीएम चन्नी ऐसा नहीं बोल सकते, बल्कि केवल मुख्यमंत्री चवन्नी ही ऐसा बोल सकते हैं। यूपी चुनाव में तीसरे चरण के मतदान से पहले चुनाव प्रचार खत्म हो गया और वहीं अयोध्या में गोसाईगंज विधानसभा में नया विवाद खड़ा हो गया, जहां से पूर्व विधायक और समाजवादी पार्टी प्रत्याशी अभय सिंह और बीजेपी प्रत्याशी आरती तिवारी के समर्थकों में जमकर बवाल हुआ, जिसके बाद सपा प्रत्याशी अभय सिंह समेत 5 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी और सपा के बीच चुनावी लड़ाई शुक्रवार को आपसी विवाद में बदल गई और मामला अयोध्या की गोसाईगंज विधानसभा सीट का है, जहां बीजेपी प्रत्याशी आरती तिवारी और सपा प्रत्याशी और पूर्व विधायक अभय सिंह के समर्थकों में जमकर बवाल देखने को मिला,
जिसके बाद महाराजगंज पुलिस ने इस मामले में एक्शन लेते हुए सपा प्रत्याशी समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस ने सपा प्रत्याशियों को उनके आवास पर ही अपनी कस्टडी में लिया और शुक्रवार देर रात नेव कबीर चौराहे पर बीजेपी प्रत्याशी के समर्थकों ने सपा समर्थकों पर हमले करने का आरोप लगाया था और सपा प्रत्याशी अभय सिंह की गिरफ्तारी के बाद सपा के समर्थकों ने महाराजगंज थाने में पथराव भी किया और पथराव का वीडियो सामने भी आ गया। और वहीं आपको बता दें कि महाराजगंज थाने से कुछ दूर रात 8 बजे के आसपास ये विवाद हुआ और यह विवाद कबीरपुर गांव के पास था और विवाद में दोनों पक्षों की ओर से कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई और जब पुलिस ने दोनों समर्थकों को बुलाकर विवाद खत्म करने की कोशिश की तो वहां भी विवाद हो गया, जिसके बाद ईंट पत्थरों दोनों ओर से चले और पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। जोधपुर के रातानाड़ा पुलिस थाने क्षेत्र में एक नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म का गंभीर मामला सामने आया और एक नामी ठेकेदार ने अपने घर काम करने वाली बाई की 15 वर्षीय बेटी को अपनी हवस का शिकार बना लिया और इस हरकत का पता चला तो मां ने अपनी बेटी को कहा कि ये किसी को बताना नहीं और मामले को दबाने के लिए भरसक प्रयास किया गया और आखिरकार पीड़िता ने सच उगल ही दिया और नाबालिग की मां ने ठेकेदार से कुछ रुपए उधार ले रखे थे, जिसके डर से मामले को दबाने की कोशिश कर रही थी और अब ठेकेदार को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है और वहीं नाबालिग की मां से पूछताछ जारी है। और पुलिस कमिश्नरेट पूर्व उपायुक्त भुवन भूषण यादव ने बताया कि डिफेंस लैब के पास रहने वाली एक महिला ने जनवरी में 15 वर्षीय बेटी की गुमशुदगी दर्ज कराई थी और महिला का कहना था कि कोई बहला फुसला कर उसकी बेटी को भगा ले गया और पुलिस इस मामले ने अनुसंधान शुरू किया तो पता चला कि नाबालिग बालिका गुजरात में रहने वाली अपनी बहन के पास चली गई और पुलिस टीम गुजरात पहुंची और बालिका को वहां से जोधपुर लेकर आई तो बालिका से पूछताछ में ठेकेदार की दरंगी का खुलासा हुआ और वहीं पुलिस का कहना है कि बालिका की ओर से दी गई जानकारी बेहद सावधानी से जांची गई और इसके बाद उसके बयान दर्ज किए गए, जिसमें रेप की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने जी.के. गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है। भारत वेस्ट इंडीज के बीच चल रही 3 मैचों की टी20 सीरीज के आखिरी मुकाबले में विराट कोहली नजर नहीं आएंगे और आज सुबह ही टीम के बायो बबल से हट चुके और उन्होंने शनिवार सुबह ही कोलकाता से रवानगी ले ली है और वहीं वो श्रीलंका के खिलाफ 24 फरवरी से शुरू हो रही टी20 सीरीज में भी नदारद रहेंगे। हो सकता है कि कोहली अब सीधे श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से मैदान में वापसी करें और टीम इंडिया वेस्ट इंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज अपने नाम कर चुकी है और ऐसे में विराट अब अपने अगले मिशन पर है और श्रीलंका के खिलाफ मोहाली में 4 मार्च से शुरू होने जा रहा टेस्ट मैच उनके करियर का 100वां मैच होगा और विराट इस मैच की तैयारी में लगना चाहते हैं। शायद इसी वजह से वो श्रीलंका के खिलाफ इस महीने के आखिरी में खेली जाने वाली 3 मैचों की टी20 सीरीज से भी बाहर रहे और विंडीज के खिलाफ सीरीज में 2-0 से अजय बढ़त ले चुकी है और वहीं टीम इंडिया अब तीसरे और आखिरी टी20 मुकाबले में कई प्रयोग कर सकती है और वहीं टीम प्रबंधक उन खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 में शामिल कर सकता है जिन्हें अब तक मौका नहीं मिला और विराट के बाद कुछ अन्य खिलाड़ियों को भी वेस्ट इंडीज के खिलाफ तीसरे टी20 में आराम दिया जा सकता है। कर्नाटक में हिजाब को लेकर उठे विवाद ने एक बार फिर से तूल पकड़ लिया और इस बार एक स्कूल के 58 स्टूडेंट्स को सस्पेंड कर दिया गया और वहीं जानकारी के मुताबिक यह घटना कर्नाटक के शिवमोगा जिले में हुई है और यहाँ कर्नाटक पब्लिक स्कूल के 58 स्टूडेंट ने हिजाब पहनने की मांग को लेकर क्लासरूम में प्रदर्शन किया था और वहीं आपको बता दें कि कर्नाटक पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट क्लास में हिजाब पहनने की मांग कर रहे थे और इसे लेकर उन्होंने प्रदर्शन कर दिया और वहीं स्टूडेंट्स का कहना था कि हम मर जाएंगे लेकिन हिजाब नहीं छोड़ेंगे और वहीं अन्य प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ उल्लंघन करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया और वहीं कर्नाटक हाईकोर्ट में भी इस मामले में नियमित सुनवाई हो रही है। लिहाजा कोर्ट ने अंतिम फैसले आने तक हिजाब, बुर्खा, भगवा, गमछे आदि को और धार्मिक वस्त्रों को पहनने पर पाबंदी लगाई है
और इस पर अल्पसंख्यक कल्याण, हज और वक्फ विभाग के सचिव मेजर पी मणिवन्नन ने कहा कि उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ का अंतरिम आदेश अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के तहत चलने वाले आवासीय स्कूलों पर भी लागू होता है। और कर्नाटक अल्पसंख्यक विभाग ने सर्कुलर जारी करते हुए कहा कि हम राज्य सरकार और उनके सभी हितधारकों से शैक्षणिक संस्थानों को फिर से खोलने और छात्रों को जल्द से जल्द कक्षाओं में लौटने की अनुमति देने का अनुरोध करते हैं और साथ ही सभी याचिकाओं पर विचार करने के दौरान अगले आदेश तक किसी भी शैक्षणिक संस्थानों में भगवा, गमछे, दुपट्टा, हिजाब, धार्मिक झंडे या धार्मिक प्रतीकों को पहनने की अनुमति नहीं दी जाएगी। देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के मामले आज घटे हैं और देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 22,270 नए मामले सामने आए और वहीं 325 लोगों की मौत हो गई। और वहीं कल 25,920 मामले दर्ज किए गए थे, यानी कल की तुलना में आज मामले घटे हैं और देश में पिछले दिन 66,298 लोग ठीक भी हुए। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 2,53,739 हो गई है और वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 5,11,230 हो गई और आंकड़ों के मुताबिक अभी तक 4,20,37,536 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। देश भर में स्वच्छता को लेकर सबसे आगे रहने वाले मध्य प्रदेश के शहर इंदौर ने अब शहर के कचरे को भी ऊर्जा में बदल लिया है और यहां एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट बनाया गया है और जिससे जल्द ही करीब 400 बसें बायो सीएनजी से चलेंगी। और वहीं आज पीएम मोदी इस प्लांट का उद्घाटन करेंगे और वहीं प्रोजेक्ट ने हेड नितेश त्रिपाठी ने बताया कि जैविक कूड़े को डीप बंकर में लोड करते हैं और फिर वहां से ग्रैब क्रेन से उठाकर प्रीट्रीटमेंट एरिया में यहां मिलेंगी और स्लेरी में कन्वर्ट करते हैं और वहीं स्लेरी को डाइसर्स में डाइजेस्ट करते हैं और उससे बायोगैस बनाते हैं और बायोगैस को स्टोरेज एरिया में ले जाते हैं जिसमें मीथेन 55 से 60 होता है और फिर उसे गैस क्लीनिंग और अपग्रेडेशन में ले जाते हैं और 15 एकड़ में फैले ये प्लांट 150 करोड़ की लागत से बना है और इस परियोजना के जरिए रोजाना 400 बसें और 1000 से ज़्यादा गाड़ियां चलने की योजना है और इस प्लांट के जरिए न सिर्फ पर्यावरण को फायदा पहुंचेगा बल्कि इससे कमाई भी होगी और ये प्लांट पीपीपी मॉडल पर बनाया गया जिससे इंदौर नगर निगम को सालाना 2.5 करोड़ रुपए की आमदनी भी होगी। यूपी में कल तीसरे चरण का मतदान होना है जिसके लिए सत्तारूढ़ दल समेत विपक्ष ने अपनी ताकत झोंक दी और वहीं अब बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने यूपी की जनता से बीजेपी को वोट देने की अपील की और अभिनेत्री ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वीडियो को शेयर करते हुए कहा कि हमें अपनी चहेती योगी सरकार को फिर से वापस लाना है। और कंगना इस वीडियो में बोलती हैं, हम सब जानते हैं यूपी में चुनाव चल रहे हैं और इस चुनावी कुरुक्षेत्र में हमारे एकमात्र हथियार है वोट। याद रखें, हमें अपनी चहेती योगी सरकार को फिर से वापस लाना है, इसलिए भर भर के वोट देने होंगे। और उन्होंने आगे कहा कि जब भी जाएं 3 से 4 लोगों को साथ लेकर जाएं और याद रखिए विजय का ये कीर्तिमान टूटे ना, एक भी वोट छूटे ना। जय श्री राम। और वहीं आपको बता दें कि कंगना ने इस वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि विजय का ये कीर्तिमान टूटे ना और एक भी वोट छूटे ना, जय श्री राम। और कंगना के इस वीडियो को काफ़ी लोग पसंद भी कर रहे हैं और अब तक करीब 2 लाख से ज़्यादा लोग इस वीडियोस को लाइक कर चुके हैं। तो वहीं करीब 9.5 हज़ार के करीब लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी है और कुछ यूजर्स ने कमेंट कर कहा कि बीजेपी ही सत्ता में वापस लौटेगी, तो कईयों ने कहा कि इस बार बीजेपी को एसपी मात देगी। नमस्ते दोस्तों, हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं और इस चुनावी कुरुक्षेत्र में हमारा एकमात्र हथियार है वोट। याद रखें कि हमें अपनी चहेती योगी सरकार को फिर से वापस लाना है, इसलिए भर भर के वोट देने होंगे और जब भी वोट देने जाएं अपने साथ 3 से 4 लोगों को जरूर लेकर आएं। याद रखिए विजय का ये कीर्तिमान टूटे ना, एक भी वोट छूटे ना। जय श्री राम।